Hello everyone, welcome back to my channel Aksharkul Academy. Today we will discuss about the most important poet John Keats. आज हम ऐसे पोएट के बारे में बात करेंगे और उनके वर्क के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो राइटर हैं आपके जॉन किट्स, ये आपके रोमांटिक एज के राइटर माने गए हैं। रोमांटिक एज के राइटर माने गए हैं और ये राइटर इतने इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन ये और भी राइटर जो आपके हैं रोमांटिक एज में, सबसे ज़्यादा इन्हीं को क्रिटिसाइज़ किया गया है और इनकी जो डेथ हो गई थी वो भी बहुत कम एज में हो गई थी। ऐसा मतलब लोग मानते हैं कि बहुत ज़्यादा इनके वर्क को क्रिटिसाइज़ किया गया, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं और बहुत ज़्यादा इन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, इसलिए। और वैसे तो इनकी डेथ जो हुई थी वो एक मतलब डिजीज़ के वजह से हुई थी, बट उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था अपने वर्क के टाइम पे जब वो लिख रहे थे। तो इन्हीं का जो दो इम्पोर्टेंट पोएम है आपका, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न और ला बैले डेमसेंस मर्सी, जो आपके एलटी ग्रेड में क्या है, यूपी एलटी ग्रेड के सिलेबस में मेंशन है। और दोनों ही जो आपका ये है पोएम, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपका ये ओड टू अ ग्रेसियन अर्न है, ये क्या है, एक ओड है। पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि क्या है, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न क्या है, एक ओड है। तो इससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपके ला वेले डेमसन वर्सी से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये दोनों बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि इस पे कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और साथ ही साथ किस तरीके के और भी क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसको हम देखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन में आज आपको कराऊंगी। जो लॉन्ग क्वेश्चन है 200 वर्ड्स का, वो मैं आपको कराऊंगी, एक ओड टू ग्रेशियन अर्न से और एक ला बेलेडेंसन मर्सी से, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस आंसर को आप अगर तैयार कर लेते हैं, इसके की पॉइंट्स को तैयार कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे क्लासेस को, प्रीवियस क्लासेस को देख लें, जाके प्लेलिस्ट को देख लें। वहाँ आपके सारे ही टॉपिक को कवर कराया जा रहा है और एग्ज़ाम तक आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज किड्स एक्सप्लोर द थीम ऑफ आर्ट एंड इमॉर्टलिटी इन ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। तो यहाँ पे दिखाया गया कि किड्स किस तरीके से जो ओड टू अ ग्रेसियन अर्न है उसमें थीम और इमॉर्टलिटी के आर्ट को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। क्योंकि आपका जो ये ओड टू अ ग्रेसियन अर्न है, इसमें यही थीम दिखाया गया है। इसमें इमॉर्टलिटी की बात कर रहे हैं और आर्ट की बात कर रहे हैं। इनके जो ज़्यादातर वर्क रहे हैं वो किस पे रहे हैं, ब्यूटी पे। ब्यूटी पे इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे, मतलब इनके जो वर्क का थीम मेनली रहा है वो ब्यूटी पे ही रहा है। तो चलिए हम इस आंसर को किस तरीके से राइट करेंगे। जॉन किट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट। तो कुछ चीज़ें हम क्या करेंगे, हाईलाइट यहाँ पे करते चलेंगे, आप अंडरलाइन करते जाइएगा। एग्ज़ाम में भी आपको उसी तरीके से राइट करना है कि जो की वर्ड्स हों उसे हाईलाइट करके, हाईलाइट मीन्स ब्लैक पेन से, या तो फिर आप अंडरलाइन करके उसे लिखिएगा। एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ आर्ट एंड इमॉर्टलिटी इन ओड ऑन ग्रेसियन अर्न थ्रू द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्न। तो जो अर्न होता है, पहले तो जो किड्स हैं वो क्या है, एक बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं, रोमांटिक एज के पोएट हैं, तो इन्हें रोमांटिक पोएट भी कह सकते हैं। और इन्होंने इस थीम को दिखाया है, आर्ट और इमॉर्टलिटी को, किसके माध्यम से, जो वो अर्न है, जो एक अर्न है उसके माध्यम से उन्होंने आर्ट को दिखाया है। अर्न एज ए यहाँ पे सिंबल है आर्ट का और इमॉर्टलिटी का। कैसे, द ग्रेसियन अर्न serves as a timeless piece of art that captures movement of life and preserve them forever.
यहाँ पे दिखाते हैं कि जो अर्न है यहाँ पे, वो क्या है, एक हमें क्या देता है, सर्व एज अ टाइमलेस पीस ऑफ आर्ट को सर्व करता है। और उसमें जो मतलब ये बेसिकली इस तरीके से आप समझेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो उसमें पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो अर्न पे, जो घड़े पे पेंटिंग बना हुआ है, जो वो क्या है, वो पेंटिंग तो कभी हिल वहाँ से हट नहीं सकती, ना वो मूवमेंट कर सकती है, तो वो क्या हो गई है, ऐसी पेंटिंग जो सदा के लिए बनी रहेगी, और क्या है, कैप्चर मूवमेंट ऑफ लाइफ, प्रिजर्व कर लिया है उस अर्न के थ्रू उस मूवमेंट को, जो कभी मिट नहीं सकती। इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने इसको दिखाया है कि आर्ट टाइमलेस है, टाइमलेसनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। Unlike human life, which is temporary and subject to decay, the senses depicted on the urn remains unchanged and eternal. यहाँ पे दिखाते हैं कि जैसे ह्यूमन की लाइफ क्या होती है, एक तरीके से टेम्पररी है और सब्जेक्टेड है, सब्जेक्ट टू डिके है, टाइम के साथ क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बट यहाँ पे जो अर्न है उसने कैप्चर कर लिया है, अनचेंजेबल है और इटर्नल है। जो ब्यूटी है उसमें, जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, वो अब वैसी की वैसी रहेंगी, ना वो चेंज होंगी, ना उसमें किसी प्रकार का क्या आएगा, बदलाव हमें देखने को मिलेगा। द लवर्स carved on the urn will always be in the movement of pursuit, never aging or expressing sorrow। अब उसमें जो मतलब एक लवर या मतलब इस तरीके की पेंटिंग बनी है जिसमें दो लोगों को दिखाया गया है, वो दिखा रहे हैं कि ये ऐसी मूवमेंट है जो कभी भी मतलब इसमें जो लवर हो कभी बूढ़े नहीं होंगे, उनकी एज नहीं दिखाई गई है, ना उन्होंने कभी सौरो मतलब कि यहाँ पे दुख को यहाँ पे मतलब दिखा रहे हैं कि उन्हें दुख कभी फील होगा। तो उस पेंटिंग के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से इसमें बहुत ही खूबसूरती से जो चेंज नहीं होने वाली ही चीज़ों को उसमें दिखाया गया है। सिमिलरली द ट्रीज विल नेवर लॉस देयर लीव्स। अब उसमें जो पेंटिंग बनी है, ऐसे तो नॉर्मली जो ट्रीज होती हैं, एक टाइम पे जब हमारा ये समर स्टार्ट होता है, उस समय उसकी लीव्स झड़ जाती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं। बट इसमें जो पेंटिंग बनाई गई है, जो पेड़ बनाया गया, उसकी पत्तियां कभी नहीं झड़ेंगी, क्योंकि वो वैसी ही रहेंगी, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। एंड द म्यूजिक विल रिमेन फॉर एवर अनहर्ड येट स्वीट। और जो इसमें जो उसमें मतलब जिस तरीके के घड़े में म्यूजिक वगैरह जैसे बनाए गए हैं कि उसमें इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं, वो क्या है, रिमेन फॉर एवर, हमेशा के लिए है, अनहर्ड है लेकिन स्वीट है, जो कभी सुना नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। इस तरीके से उन्होंने इसको दिखाया है। कीट कॉन्ट्रास्ट दिस permanence of art with the transience of human existence। किट यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं इस मतलब परमानेंस ऑफ आर्ट को, किससे कर रहे हैं, ट्रांसियंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस से। वाइल ह्यूमन बीइंग सफ़र फ्रॉम पेन, लॉस एंड डेथ, आर्ट रिमेन्स अनटच्ड बाई टाइम। यहाँ वो इस तरीके से दिखाते हैं कि ह्यूमन को हर तरीके से फेस करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, पेन को, लॉस को और डेथ को। बट आर्ट क्या है, रिमेन्स अनटच्ड, इन सब चीज़ों से अनटच्ड रहती है फॉर बाई द टाइम, मतलब समय तक, मतलब बहुत सारे टाइम तक वो क्या रहती है, ना पेन फील करती है, ना उसे कोई प्रकार का लॉस होता है, ना उसमें कोई डेथ होती है। However, this immortality also comes with limitations। कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो इमोर्टलिटी है वो एक लिमिटेशंस के साथ आती है। द फिगर ऑफ द अर्न आर फ्रोजन एंड कैन नॉट एक्सपीरियंस रियल इमोशन और फुलफिलमेंट। अब यहाँ दूसरी तरफ वो बताते हुए हैं कि जो अर्न का जो उस पर पेंटिंग बना हुआ है, फिगर ऑफ अर्न को, वो फ्रोजन है, जमा हुआ है, उसने किसी प्रकार वो कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, रियल इमोशन या फुलफिलमेंट को वो चीज़ें फील नहीं कर सकता है। दस आर्ट इज़ बोथ इटर्नल एंड लाइफलेस। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि आर्ट क्या है,
दोनों है, इटर्नल भी है बट वो लाइफलेस, उसमें लाइफ नहीं है। वो तारीफ भी कर रहे हैं उसकी इमॉर्टलिटी की और चीज़ों की, बट दूसरे से दिखाते हैं कि वो पेन फील नहीं कर सकता और इमोशंस को वो फील नहीं कर सकता। दस फेमस लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये आपकी जो फेमस लाइन है, ये लाइन भी बहुत बार पूछी जा सकती है। तो ये लाइन दे के भी आपसे पूछ सकते हैं इससे कि इस लाइन एक्सप्लेन द ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये, इस ओड टू अ ग्रेसियन अर्न का क्या है, ये लाइन है और इसी के बारे में हमें बताना है। reflects Keat belief that beauty itself represents a universal and eternal truth। दिखाते हैं यहाँ पे कि रिफ्लेक्ट करते हैं जो किड्स हैं, उनको बिलीव है कि ब्यूटी क्या है, रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल एंड इटर्नल ट्रूथ, सच्चाई को दिखाती है। इसके माध्यम से दिखा रहे हैं किड्स की जो क्या है आपका थ्रू द अर्न, किड्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आर्ट क्या है, ट्रांसडेंडेंट अर्न के माध्यम से किड्स सजेस्ट कर रहे हैं कि आर्ट ट्रांसेंड टाइम एंड कम्युनिकेट्स डीप फिलोसफिकल इंसाइट को दिखाता है। और इससे क्या होता है, ये इसको क्या बनाती है, मेकिंग इट इमॉर्टल बनाती है, जो कभी क्या है, नश्वर है, जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो इसमें आप ओड टू अ ग्रेसियन अर्न है, इसमें जो हैं आपके किड्स हैं वो इमॉर्टलिटी को यहाँ पे दिखा रहे हैं, आर्ट के थीम ऑफ आर्ट एंड इमॉर्टलिटी को यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। अब थीम या सेंट्रल आइडिया या अबाउट ग्रेसियन अर्न से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रेसियन अर्न, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ अर्न इन द पोएम ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, तो भी आप इसी आंसर को यहाँ पे राइट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पोइट्री को, ये है आपका डिस्कस द थीम ऑफ एल्यूशन एंड रियलिटी इन ला बेलिडेंसेंस मर्सी। तो जो ला बेलिडेंसेंस मर्सी है, ये आपने अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो थीम है, इसकी थीम हो गया, सेंट्रल थीम हो गया, या विदाउट सेंट्रल थीम लिखे भी आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि एल्यूशन एंड रियलिटी को एक्सप्लेन करिए ला बेलिडेंसेंस मर्सी में। तो इसमें किस तरीके से जॉन किट्स ने इसमें एल्यूशन और रियलिटी को एक्सप्रेस किया है, वही आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, इस आंसर में राइट करना है। अब हम देखेंगे हमारे आंसर को। इन ला बेलिडेंसेंस मर्सी, जॉन किट्स प्रेजेंट अ पावरफुल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एल्यूशन एंड रियलिटी थ्रू द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ नाइट। तो जो नाइट होता है उसकी जो स्टोरी होती है वो ट्रेजिक होती है, आपने पहले पढ़ा होगा इस पोइट्री को। तो इसमें इन दोनों के बीच के कंट्रास्ट को जॉन किट्स इसमें दिखाते हैं कि जो एल्यूशन है वो क्या है और रियलिटी है वो क्या है। द पोएम बिगिंस विथ द नाइट इन अ वीक एंड डिसोलेटेड डिसोलेट कंडीशन वॉन्डरिंग alone इन अ बैरन लैंडस्केप। स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जो नाइट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा वीक, कमज़ोर है, डिसोलेट है, अकेले है मतलब कंडीशन में, और वो क्या कर रहा है, एक बैरन लैंडस्केप पे घूम रहा है। थ्रू हिज नैरेटिव we learn that he was enchanted by a mysterious and beautiful lady who appeared to be a fairy like figure। फिर मतलब इसमें एक नैरेटिव के माध्यम से दिखाते हैं कि हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक फेरी लाइक फिगर, एक लेडी होती है, वो वहाँ पे अपीयर होती है मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल तरीके से। सी रिप्रेजेंट एन आइडियलाइज्ड एंड enchanting illusion that captivate the night completely। अब वो क्या करती है, ऐसे illusions क्रिएट करती है जो नाइट को बहुत ज़्यादा अपने मतलब अट्रैक्ट करती है और कैप्टिवेट कर लेती है। इनिशियली द नाइट एक्सपीरियंसेस हैप्पीनेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट इन हर प्रेजेंस। अब उसे क्या होता है, जो नाइट होता है उसे क्या फील होता है, उसका सारा आइसोलेशन ख़त्म हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट फील होता है उस लेडी के मतलब वहाँ पे जब रहती है उसके प्रेजेंस में। हाउएवर
दिस जॉय इज डिपिक्टिव एंड शॉर्ट लिव। अब किस तरीके से ये जो उसका जॉय है, जो उसका हैप्पीनेस है, बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है। द लेडी इवेंचुअली अबेंडन्स हिम आफ्टर ल्यूलिंग हिम इनटू अ ड्रीम। अब क्या होता है कि जो लेडी होती है वो क्या होती है कि एक तरीके से एक उसका जो चीज़ें होती हैं वो ड्रीम में चेंज हो जाती हैं इनटू अ ड्रीम। इन दिस ड्रीम द नाइट सी स्पेल किंग एंड वेरियर्स हु वार्न हिम दैट ही he has been enslaved by the same lady। अब उस ड्रीम में उसे क्या दिखाई देता है कि जो और भी वहाँ पे बहुत सारे उसकी तरह योद्धा रहते हैं, जो जिनका चेहरा पीला पड़ा रहता है, अकेले रहते हैं, और वो उसे बताते हैं कि हम लोग भी क्या हैं, वो वॉर्न करते हैं कि इस लेडी से हम लोग सेम लेडी के ही एक तरीके से एल्यूशन में फंसे हुए हैं, और यहाँ पे लाके हमें अकेला छोड़ दिया गया है। दिस मूवमेंट रिवील्स द हार्श रियलिटी बिहाइंड द एल्यूशन। अब ये जो चीज़ें हैं ये हार्श रियलिटी को दिखाती हैं जो एल्यूशन के पीछे दिखाई देता है। When the knight awakened, he felt himself alone and broken। अब जब उससे बाहर आता है जो नाइट होता है, वो खुद को अकेला और ब्रोकन पाता है, बोथ फिजिकली एंड इमोशनली, दोनों तरीके से। The contrast between his earlier bliss and present suffering highlights the destructive power of illusion। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है बिटवीन उसके अर्लियर ब्लीस, मतलब जो उसकी खुशी होती है, और उसके सफरिंग में बाद में उसका चीज़ें जो होती है चेंज हो जाती है। मतलब वो लेडी उसको दिखाई देती है, खूबसूरत है, उसके साथ रहती है, बातें करती है, फिर बाद में वो हट गायब हो जाती है, और उसे दिखाई देते हैं कि बहुत सारे उसके ही तरह ही होते हैं जो उस लेडी के द्वारा यहाँ पे लाए गए हैं। एक तरीके से वो सबके साथ इसी तरीके से वो करती है। तो वही दिखाते हैं कि डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ एल्यूशन यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव पावर है एल्यूशन का। किड्स सजेस्ट दैट एक्सेसिव सरेंडर टू इमेजिनेशन एंड आइडियल ब्यूटी कैन लीड टू डिस्पेयर। अब वो दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सरेंडर नहीं होना चाहिए, किसी भी इमेजिनेशन एंड आइडियल ब्यूटी को क्या कर सकती है, आपको डिस्पेयर कर सकती है। Thus the poem serve as a cautionary tale। अब ये जो क्या है, जो पोएम है इस तरीके से कॉजनरी टेल की तरह दिखाई देती है, शोइंग दैट एल्यूशन में अपीयर अट्रैक्टिव, जो कि एल्यूशन अट्रैक्टिव दिखाई देता है, बट ऑफन कंसील पेनफुल रियलिटीज़। लेकिन फिर क्या है, उसके पीछे एक तरीके से क्या है, पेनफुल रियलिटी भी हमें दिखाई देती है। जैसे आज के टाइम पे ही मान लीजिए हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी दिखती हैं, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें वो चीज़ें पता चलती हैं कि वो उसके मतलब बाद में वो हार्श रियलिटी में चेंज होती है कि नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसी चीज़ें थी। वही यहाँ पे नाइट के साथ होता है कि उसे एक लेडी दिखाई देती है खूबसूरत सी, जो उससे बातें करती है, इमोशनली फिजिकली वो उसके तरफ अट्रैक्ट होता है, और वो फिर बाद में क्या होता है, खुद को वहाँ अकेला पाता है, और उसका ब्रेकडाउन मेंटली और इमोशनली फिजिकली तीनों तरीके से उसका होता है। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ग्रेसियन अर्न में थीम पे सेंट्रल फिगर पे थीम पे दोनों पे क्वेश्चन बन सकता है, सेंट्रल फिगर पे बन सकता है, और आपका जो इसमें एल्यूशन और रियलिटी है उस पे बन सकता है। जो लाइन मैंने बताया उसमें कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रुथ ब्यूटी, उस पर भी आपको एक लाइन दे के पूछ सकते हैं कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है या क्या मतलब है। शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से ये दोनों आंसर को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ ही और किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इन दोनों पोएम से, वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ कि आप लोग इसे कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं तो आप उसे आसानी से कर ले जाएं। एग्जामिन द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन ऑन अ ग्रेसियन अर्न। अब यहाँ पे
इमेजिनेशन के रोल को यहाँ दिखाना है ऑन अ ग्रेशियन अर्न में। फिर एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ नाइट इन ला विलिडेमसन्स मर्सी। अब जो कैरेक्टर है नाइट का उसे यहाँ एनालाइज करना है। ऑड ऑन ग्रेसियन अर्न इज अ मेडिटेशन ऑन टाइम एंड इटर्निटी। यहाँ पे जो ग्रेसियन अर्न है उसे मेडिटेशन और टाइम एंड इटर्निटी के रूप में यहाँ दिखाया गया है, उसे डिस्कस करने के लिए आ सकता है। तो आप इसे शॉर्ट में भी कर लेंगे तो आपके लिए मतलब सही रहेगा। डिस्कस मेडिवल एंड सुपर एलिमेंट्स इन लव एलिडेंसेंस मर्सी। तो वही चीज़ है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाई देते हैं कि वो जो लेडी है एकदम फेरी लेडी की तरह आती है और फिर गायब हो जाती है। तो ये सारे 3-4 क्वेश्चंस आसपास इसके हैं जो इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी देखिए सारे क्वेश्चन हैं, अगर उस किसी भी पोएम या किसी भी पोइट्री या ड्रामा में तो आपके कैरेक्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें लाइन है कोई इंपॉर्टेंट उससे बन सकते हैं। पोइट्री में क्या होता है, पोइट्री में मेन थीम पे क्वेश्चन बनता है, थीम पे। अब उसमें थीम जो हो वो आप थीम जैसे एल्यूशन का है, रियलिटी का है या आइसोलेशन का है या और कोई पोइट्री हो गई उसमें किसी और तरीके का थीम है तो उस पे बन सकता है। जैसे मैंने इसके पिछले वीडियो में मैं आपको नाइट ऑफ स्कॉर्पियन कराया था, उसमें जैसे मदरहुड पे है, मदर मेटरनल लव पे है थीम। तो इस तरीके से क्वेश्चन सुपरस्टिशन और रियलिटी के बीच कंट्रास्ट दिखाया गया है, रेशनलिटी के बीच, उस पे बन सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसी के आसपास अपने आंसर को प्रिपेयर करके चलिएगा। अब देखिए राइटर के वर्क के साथ साथ आपके राइटर भी उतने इम्पोर्टेंट हैं। राइटर से भी क्वेश्चन बन सकता है जो आपके बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं, जैसे आपके वर्ड्सवर्थ हो गए क्योंकि उन्हें नेचर पोएट माना जाता है वर्ड्सवर्थ को। तो उनसे क्वेश्चन बन सकता है कि एज अ नेचर पोएट उन्हें डिस्क्राइब करिए। किड्स हो गए हैं आपके रोमांटिक पोएट हैं एक, मतलब ये भी रोमांटिक है ये भी रोमांटिक है बट ये रोमांटिक पोएट ऐसे माने जाते हैं। तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इनके वर्क को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा ये फेमस भी हो गए थे। तो इन पे क्वेश्चन बन सकता है। अब जैसे किड्स से क्वेश्चन अगर आपको बनता है कुछ तो इनके बारे में जैसे कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे किड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका डेथ और जन्म क्या है, बॉर्न डेथ, बॉर्न टाइम, हाँ, और डेथ टाइम आपको पता होना चाहिए। इन्होंने एक टर्म दिया था नेगेटिव कैपेबिलिटी का। क्या दिया था? नेगेटिव कैपेबिलिटी का। इसे आपको याद रखना है। कैपेबिलिटी का इन्होंने टर्म दिया था। तो अगर जैसे राइटर के बारे में पूछता है तो आप इन लाइंस को ज़रूर ऐड करेंगे कि इन्होंने टर्म क्या दिया नेगेटिव कैपेबिलिटी का। इसमें क्या है ये जो चीज़ें लिखते हैं मतलब ये ब्यूटी बेस्ड चीज़ें लिखते हैं, इनके वर्क में ब्यूटी, आर्ट, इस तरीके की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं मैन, ठीक है। और ये क्या है, ये जो चीज़ें लिखते हैं ना वो एक तरीके से क्या है कि ये जो इनके जो फेमस वर्क है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। फेमस वर्क तो 2 वर्क तो आपने देख लिया यहाँ पे कि जो 2 वर्क है वो फेमस वर्क है। साथ ही साथ इन्हें सेंसुअस पोएट कहा जाता है, सेंसुअस पोएट माना जाता है। तो इसमें भी ये सारी चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी है। ये क्या है, रोमांटिक एज के पोएट हैं। ये तो मैंने पहली लाइन में आपको बता दिया है कि क्या है, रोमांटिक एज के पोएट माने जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इनको देखिए ये क्या है ना, ये जो ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक कल्चर आर्ट है, क्या ग्रीक कल्चर और जो आर्ट है उससे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। और इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, हेलेनिस्टिक पोएट के नाम से, हेलेनिस्टिक पोएट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये जो है अर्न माइथोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, जिसमें क्या थी, ग्रीक कल्चर और आर्ट देखने को मिलता था।
इसलिए इन्हें हेलेनिस्टिक पोएट भी माना जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू पोएट। तो ये पोएट से जब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको लिखने के लिए ये कोई पॉइंट्स आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से सारे क्लास को आप अटेंड करते चलिए और खुद में कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपने अपने ईमानदारी से प्रैक्टिस की और अच्छे से चीज़ों को किया तो आप ज़रूर अच्छे से एग्ज़ाम अपना पास आउट कर ले जाएंगे। बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखेंगे तो चीज़ें आपकी अच्छी ही होंगी। और इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो अपना अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में आ गया है। तो आपके पास टाइम कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। साथ ही साथ अपना केयर रखिए, अपना टेक केयर करिए। इस बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, साथ ही साथ अपने पानी पीते रहिए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो देना ही देना है आपको। तो उसके लिए क्या होगा, ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस तब करेंगे जब आप हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, सारे क्लासेस को देखते चलिए। अगर आपको ये क्लास यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो चैनल पे नए हो वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही नेक्स्ट कंटेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।